बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 16 मार्च और पाकिस्तान में इतवार की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। आज की सबसे पहली और दिलखराश खबर, नौशकी बलूचिस्तान। वहां पर एक बार फिर एक फौजी काफिले पर बड़ा दहशतगर्दी का हमला हुआ है। हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान इस हमले में भी हुआ है जो कि एक फौजी काफिले के ऊपर किया गया। नौशकी का इलाका बलूचिस्तान के अंदर। लोकल मीडिया उतनी तफसीलात नहीं दे रहा। पाकिस्तान की जो रियासत है, पाकिस्तान का ISPR, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस या इंटीरियर मिनिस्ट्री या बलूचिस्तान की जो हुकूमत है, उसने अभी तक कोई हतमी तौर पर इस पर ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना ही कोई मुसद्दका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। छोटी मोटी को प्रेस रिलीज या टिकर्स आए होंगे, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने इसे उस तरीके से कवर नहीं किया कि इतलात हों। इसलिए मजबूरन फॉरेन मीडिया के ऊपर इक्तफा करना पड़ रहा है। BBC ने अब रिपोर्ट किया है कि ये फौजी काफिला नौशकी के इलाके में जब एक आटे की मिल के करीब पहुंचा तो इस काफिले के अंदर दो बड़ी बसेस, जी हाँ, बड़ी फुल साइज कोचेस थी, जिसमें बताया जा रहा है कि फौजी एहलकार जो हैं वो सिविलियन कपड़ों में, मीन किसी को नहीं पता था कि ये फौजी एहलकार हैं, सिविलियन कपड़ों में वो एक जगह से दूसरी जगह उनको ट्रांसफर किया जा रहा था। मतलब कि कैमोफ्लाज करने की या अपनी तरफ से एक तरतीब थी कि किसी को ना पता चले कि इसमें सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, ताकि किसी किस्म का हमला ना हो सके। उसके बावजूद जो दहशतगर्द हैं उनको पता चला, उन्होंने ना सिर्फ इस पर हमला किया। अब मुतद्दद किस्म की इतलात आ रही हैं। कोई कह रहा है कि कोई बारूद से भरी गाड़ी टकराई गई इस बस के साथ और फिर दूसरी बसेस और गाड़ियों को रॉकेट लॉन्चर्स के साथ निशाना बनाया गया। तो कोई कहता है कि किसी ने अपने साथ बम बांधा हुआ था, वो इस बस के साथ आके टकराया। लेकिन बहरहाल वहां पर एक जली हुई बस मिली और इतनी ज़्यादा जली हुई है कि उस बस की अगर हालत देखें, जिस तरह उसके परखच्चे उड़ गए हैं, कि शायद ही उसके अंदर से कोई जिंदा बच सकता है। बस की हालत देखें तो अंदाज़ा होता है कि हलाकतों की तादाद कई दर्जन हो सकती है। लेकिन बहरहाल जो अभी तक नंबर सामने आ रहा है, कोई 11 शहादतों की बात कर रहा है, तो कोई 20 की, तो कोई 5 की। अभी तक कोई हतमी नंबर जो है वो सामने नहीं है। लेकिन जिस तरह की दोबारा से हमने आपको पहले भी कहा था कि एक वेरीफाइड ट्विटर का, एक्स का अकाउंट है बलूचिस्तान पोस्ट के नाम से, वो BLA की जो दहशतगर्द तंजीम है उनकी ज़्यादातर इंफॉर्मेशन वहीं से फ्लोट की जाती है। उन्होंने इन्हीं बसों के बारे में, इससे पहले के बाद मीडिया पर आती है, उन्होंने पहले ही वीडियो जारी कर दी जिसमें वाजे तौर पर उन्होंने इस बस को अटैक होते, रॉकेट लॉन्चर्स, धमाके और जलती हुई बस जो है वो दिखाई गई। और बाहर पड़ी जो शहादतें हुई इसमें, वो हमारे फौजी एहलकार हैं या आम पाकिस्तानी हैं, उनकी जिनकी शहादतें हुई सिविलियन कपड़ों के अंदर, उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं, उनके जस्दे खाकी हैं, उनकी भी वीडियोज़ उन्होंने जारी की। मतलब कि ना सिर्फ वो दहशतगर्दी करते हैं, निशाना बनाते हैं, बल्कि उनकी एक टीम पीछे से प्रॉपर तरीके से ट्रेंड है। जाहिर है उनको प्रॉपर इसके ऊपर मुकम्मल मैं यही कहूँगा कि मुआवनत फ्राहम की जा रही है। वो बैरून मुल्क से है, अंदरून मुल्क से है, वो काम तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का है फाइंड आउट करना। लेकिन वो वीडियो भी बनाते हैं और फिर उसे बड़े माहिराना तरीके से एडिट करके, बहुत ही ग्राफिक्स इस्तेमाल करके, उसके अंदर जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, उसके पीछे साउंड ट्रैक्स लगा के उनको बलूचिस्तान पोस्ट के ऊपर बहुत ही कलील मुद्दत के अंदर उसे पोस्ट किया जाता है। ये सारी कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन बहुत कुछ बताती है कि इसके पीछे बहुत कुछ है, लेकिन हमने चुप साध रखी है, हम इस पर बात नहीं करते। हम क्या कर रहे हैं, आगे चलते हैं। आज फिर 2 दिन पहले, आपको पता है, 2 दिन तो नहीं, 4-5 दिन पहले हमने बलूचिस्तान की जो ट्रेन थी जिसमें 440 टोटल अफराद थे और बहुत सारे फौजी एहलकार थे, जिसके बारे में कल ही हमने आपके सामने खबर रखी थी कि अब BLA की दहशतगर्द तंजीम ये कहती है कि हमने 214, जी हाँ, 214 यरगमाली फौजी एहलकारों को शहीद कर दिया है, कत्ल कर दिया है। तो ये हमने कल ही आपके सामने खबर रखी। आज दोबारा हमें अपने फौजी एहलकारों की लाशें, उनकी शहादतें उठाना पड़ी हैं जिनको टारगेट किया गया है। अब ये हालात आपके सामने। आगे चलते हैं, अब आपको KP लेके चलते हैं। कल पिछले व्लॉग में भी हमने आपको KP की और बलूचिस्तान के मुतद्दद दहशतगर्दी के वाकयात एक ही दिन में बताए। अब आज दोबारा आपको बताते हैं, बलूचिस्तान का मामला तो हो गया, KP में अब खैबर पख्तूनख्वा के 3 अजला में कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, ये आप खुद ही सोच लीजिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कर्फ्यू लगाया क्यों जा रहा है। कर्फ्यू इसलिए लगाया जा रहा है कि वहां से सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुजरना है। जब मुहावजों को ही हफाजत की ज़रूरत पड़ जाए तो आप सिक्योरिटी की सिचुएशन कहाँ चली गई है इसका अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। मतलब जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, अब उनकी हफाजत के लिए कर्फ्यू लगा है और कर्फ्यू ये लगाया गया है कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। तीनों अजला के डिप्टी कमिश्नर्स ने इसके बाकायदा अलामिया जारी किए हैं। टांक, जनूबी वजीरिस्तान, अपर और लोअर के मुतासरा इलाकों की आबादी को बाहर निकलने से रोक दिया गया है, ताकि ना कोई बाहर बाजारों में सड़कों पर हो, ना उस बस के कोई करीब आ सके, या जो भी बस हो, ट्रेन हो, या जो भी कॉन्वॉय जिस भी तरीके से वहां से गुजारना हो, ताकि किसी किस्म का दहशतगर्दी का वाक़या ना हो सके। अब अगर हम अपने फौजी काफिलों को गुजारने के लिए भी कर्फ्यू हमें लगाने पड़ने हैं, तो फिर दहशतगर्दी के मामला कहाँ तक पहुँच गए हैं। हम यही कह सकते हैं कि हमारी शारक के करीब पहुँच रहे हैं ये मामला। और इन्हीं मामला की एक तरफ तो ये हालात हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अब
मुहाफ़िज़ों के लिए भी हिफाजत का इंतज़ाम है, कर्फ्यू का इंतज़ाम है, फ़ौजी काफ़िलों को मूव करने के लिए कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जाफ़र एक्सप्रेस का अभी वाक़या और उस खून का अभी हम शहादतों को गिन ना पाए थे सही तरीके से, कौम को बता ना पाए थे कि आज नौशकी में नई शहादतें उठानी पड़ी हैं। तीसरी तरफ अब आपके सामने रखते हैं कि हमारी प्रेफ़रेंसेस क्या हैं। हमारी प्रेफ़रेंसेस ये हैं कि हमने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के पढ़े लिखे पाकिस्तानी यंग जो सोशल मीडिया वॉलंटियर्स हैं, नौजवान हैं, ख़वातीन और मर्द दोनों, लड़के और लड़कियां दोनों, कोई तमीज़ नहीं हम रखते उसमें, हमने उनको उठाने का काम सिलसिला जो है वो जारी रखा हुआ है। कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन भी लड़ा, फॉर्म 47 पर उन्हें हराया गया। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी वर्कर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ कराची से फौजिया सिद्दीकी, उनको अगवा कर लिया गया है। उनके बारे में यही इतलात आ रही है, उनसे कोई रब्ता नहीं हो रहा। उसके अलावा अगर हम देखें तो कदीर अमजद, उस्मान, सईद तारिक, फरहान चिश्ती, हैदर सईद, इन सब को पिछले 2-3 दिन के अंदर अंदर अगवा किया गया है, गायब किया गया है। मुसल्लह अफराद घरों में आते हैं और इनको उठाकर ले जाते हैं, इनके माँ बाप को ज़दोकूब करते हैं, घरों को मारते तोड़ते हैं। एक तरफ दहशतगर्द रोज़ हमारे फौजी एहलकारों को, हमारे सिविलियंस को शहीद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं वो आपके सामने हैं। आगे चलते हैं, आगे मैंने ज़रा बलूचिस्तान की रानी पे भी बात करनी है, लेकिन वो थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा कि अब बलूचिस्तान में भी रानी साहबा को लॉन्च कर दिया गया है। पंजाब के बाद सब्दी माँ आ गई है, तो बलूचिस्तान वाले ना बेचारे कहीं पीछे रह जाएं। अब बिन माँ के बच्चे तो अच्छे नहीं होते, तो इसलिए अब चौधरी साहब ने बलूचिस्तान वालों के लिए भी माँ का इंतजाम किया है। वो आपके सामने बाद में रखते हैं, लेकिन मैं पहले आपको ये बता दूं कि नौशकी के अंदर जो हमला हुआ और जो जाफर एक्सप्रेस में हुआ, दोनों को अगर गौर से देखें तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नौशकी में भी सिविलियन कपड़ों के अंदर फौजी एहलकारों को ट्रांसफर किया जा रहा था, और जाफर एक्सप्रेस तो रोज ही चलती है। तो फिर किसने अंदर की तला दी? इसका मतलब है कि दहशतगर्दों को अंदर से इंफॉर्मेशन फीड की जा रही है, जिसका मतलब यह है कि हमारे अंदर से, मीन हमारे इदारों के अंदर से या कहीं से भी ये इंफॉर्मेशन उन्हें लीक की जा रही है, फीड की जा रही है। बाकायदा उन्हें बताया जाता है कि ये काफिला जा रहा है, ये बस है, इतनी बसें हैं, ये ट्रेन है, ताकि वो बिल्कुल उसी पर हमला करते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्हें गलती लगे और किसी चीज़ पर हमला करें और वहां पर वो लोग मौजूद ना हों। इससे पता चलता है कि हमारा कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। हमारे DGISPR 2 दिन पहले बता रहे थे कि कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, हम बहुत सारी कामयाबियां भी ले रहे हैं जिसका जिक्र आप नहीं करते। हम बिल्कुल जिक्र करते हैं हजूर आपकी सारी कामयाबियों का, बल्कि कामयाबियां तो फैली पड़ी हैं इस वक्त, लेकिन कुछ सवालात भी हैं। एक बहुत ही सीनियर जो बलूचिस्तान के अंदर किसी जमाने, उन्होंने मुझे एक सवाल भेजा है, बहुत ही सीनियर वो शख्सियत है। उन्होंने एक सवाल भेजा मुझे कि ज़रा ये सवाल पूछिए कि जाफर एक्सप्रेस के आगे, एक जाफर एक्सप्रेस नहीं बल्कि हर वो ट्रेन जिसमें ऐसी कोई सेंसिटिविटीज़ होती थी, उसके सामने एक डमी ट्रेन चलाई जाती थी, ज़्यादा सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जाता था, चोटियों के ऊपर ज़्यादा इंतज़ाम होता था FC का, ये सब कुछ क्यों नहीं किया गया? डमी ट्रेन आगे क्यों नहीं चलाई गई? ये इतनी ज़्यादा नाअहली क्यों की गई है कि हमने अपने लोगों को, और ये मैं नहीं कह रहा, ये दोबारा मैंने आपको कहा कि बहुत ही एक सीनियर ऑफिसर जो हैं उन्होंने ये सवाल मुझे भेजा है। आप ही के उस्ताद होंगे बहुत सारों के, आप ही के वो मेहरबान होंगे, उन्होंने ये सवाल भेजा है कि ज़रूर पूछिए, इसलिए मैंने ये सवाल पुट अप किया आपके साथ। अब ज़रा अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, और वो खबर भी इसी खबर में से निकलती है, या वो तज्जिया भी इसी खबर में से निकलता है। आपने देखा कि जाफर एक्सप्रेस में कितनी शहादतें हुई, अब नौशकी में हुई, उससे पहले KP में हुई, लेकिन आपको उन एहलकारों के जनाजों पर कहीं भी शहबाज शरीफ या आर्मी चीफ नज़र नहीं आ रहे। मैं कोई ताना नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ याद करवा रहा हूँ कि 26 नवंबर को जब हाशिम अब्बासी, एक ऐसा शख्स जिसकी तहरीक इंसाफ के साथ कोई लेना देना नहीं था, उसकी गाड़ी के नीचे रेंजर्स एहलकार आकर कुचले गए, शहीद हो गए, तो उनके जनाजों पर आर्मी चीफ भी आए, उनके जनाजे पर शहबाज शरीफ भी आए, ताबूत में से दीदार भी किया गया, तस्वीरें बनाई गई, जनाजे को कंधा दिया गया और कहा गया कि इसका हम बदला लेंगे। तो अब समझ नहीं आती कि जनाजों में भी हमारी प्रायोरिटीज़ हैं या वहाँ भी हमारा सियासी बयानिया है। जो फिट होता है वो जनाजा हम अटेंड करते हैं, जो नहीं होता वो अटेंड नहीं करते। तो अब मुझे शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ क्यों नज़र नहीं आ रहे? मेरी उनसे गुजारिश है कि इनके साथ भी, दहशतगर्दों के साथ भी सख्त सलूक किया जाए। वो तो वहाँ पर हाशिम अब्बासी को तो आप जमानत दे दिया 3 महीने अंदर रख के, और मैंने कभी जमानत के ऊपर एतराज़ नहीं किया, वो अदालत का काम है, अदालत ने जो भी फैसला करना है। लेकिन कुचला हाशिम अब्बासी ने था और सर खोले थे गोलियां मार के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के, लेकिन यहां पर हमें वो सब कुछ मिसिंग नजर आता है। अब चलते हैं अगली साइड की तरफ, या अगली जो इसी में से एक स्टोरी निकल रही है उसकी तरफ, कि अब बलूचिस्तान की मां जो है उसको लॉन्च कर दिया गया है। सब्दी मां आ गई है। पंजाब के पास मां थी तो बलूचिस्तान के पास मां ना हो तो फिर ये तो ज्यादती है। मतलब ये तो एक सुतेलापन होगा कि पंजाब के लोगों के लिए डिफरेंट अरेंजमेंट और बलूचिस्तान के लोगों के लिए डिफरेंट अरेंजमेंट। तो फिर हमने अब बलूचिस्तान के लिए भी वही इंतजाम किया है। नाम है फराशा, काम वही है जो हमारी बाजी मरियम नवाज का है, प्रोटोकॉल वही है, उठान वही है, आपको हम कैमरे पर दिखाएंगे, और कार्रवाई भी वही है। उन्होंने हाल ही में असेंबली के अंदर एक तकरीर की है जिसमें उन्होंने, अदील साहब ने पिछले दिनों एक तज्जिया दिया था ड्रामा अहद वफा के ऊपर, जो हमने आपको सुनवाया भी था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अहद वफा के अंदर जनरल साहब भी अच्छे,
जनरल साहब की बेगम भी बहुत अच्छी, जनरल साहब का बेटा भी अच्छा, उस बेटे की गर्लफ्रेंड भी अच्छी, और बेटे का कुत्ता भी अच्छा। दूसरी तरफ जो सियासतदान है वो भी बुरा, उसका अपना कैरेक्टर भी बुरा, उसके बाप का भी बुरा, उसके दादा का भी बुरा, उसकी बीवी भी अनपढ़ सी, उसकी माँ भी बेवकूफ़ सी। तो ये वैसा ही सूरत हाल इनकी तकरीर में से नजर आती है। बड़ी इन्होंने धुआंधार किस्म की तकरीर की बलूचिस्तान असम्बली के अंदर फराज शाह साहबा ने, जो कि जिनको इस वक्त बलूचिस्तान की रानी भी कहा जा रहा है या बलूचिस्तान की माँ भी कहा जा रहा है, और ये भी लॉन्च हुई हैं और भरपूर लॉन्च हुई हैं। उन्होंने एक भरपूर तकरीर की और उस तकरीर में सब कुछ था, उस तकरीर के अंदर सब कुछ था, लेकिन जो असल हकीकत थी वो नहीं था। उस तकरीर में कहा गया कि इसमें सरदार जिम्मेदार हैं, इसमें सियासतदान जिम्मेदार हैं, लेकिन उन सियासतदानों को लाता कौन है उसका जिक्र नहीं होता। मसलन फराज शाह लॉन्च हुई हैं और आज वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तर्जुमान भी है, मेंबर असम्बली भी हैं, भरपूर तरीके से उनका प्रोटोकॉल भी है। अब बलूचिस्तान की आवाम ने तो सालार काकड़ और सदाम तरीन को मुंतखब किया था। बलूचिस्तान की आवाम ने एहतसाब तो उनका करना था, बलूचिस्तान की आवाम ने वोट तो उनको डाला था। फिर ये कौन है जिन्हें सदाम तरीन और सालार काकड़ से ज़्यादा अच्छा कोई और लगता है, मेहनती कोई और लगता है? उन्हें लगता है कि सालार काकड़ और सदाम तरीन शायद अपने आप को कैरी अच्छा नहीं करेंगे, शायद तकरीर अच्छी नहीं करेंगे, इसलिए मरियम नवाज साहबा के बारे में पता चला कि कैरी बहुत अच्छा करती हैं, तकरीर बहुत अच्छा करती हैं, और अब फराज शाह साहबा के बारे में पता चल रहा है कि वो भी कैरी बहुत अच्छा करती हैं, तकरीर बहुत अच्छी करती हैं। तो अब किसने बदला है सालार काकड़ और सदाम तरीन की सीट को, या उनकी रिप्रेजेंटेशन को बदल के किसने फराज शाह को वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो मुहैया किया, उसका जिक्र फराज शाह साहबा ने नहीं किया। ये हमारे जो जनरल साहबान हैं, ये अच्छी स्ट्रेटजी है, खवातीन को ही लॉन्च कर दो ना, ताकि अब अगर जो मैं भी तनकीद कर रहा हूं उसके ऊपर औरत कार्ड खेल दिया जाए, बेशर्म कह दिया जाए, देखिए ये क्या बात हो रही है। आसान तरीका है, लेकिन इसमें एक और चीज़ है, आप गौर करें, सहाफ़ी हों, जज हों, वकील हों, एक्टर हों, एक्ट्रेसेस हों, क्रिकेटर हों, कारोबारी लोग हों, सबके सबको हमने अपना टाउट रखा हुआ है, और वो जब मर्जी होती है, अदील साहब वाली बात कि हम भी अच्छे, हमारा बेटा भी अच्छा, हमारी बीवी भी अच्छी और हमारा कुत्ता भी अच्छा, और बाकी तमाम के तमाम लोग जो हैं वो बुरे। ये नैरेटिव हमारा जब दिल करे, जिससे दिल करे वो हम दिलवा दें। यहां तक कि सरदार भी अपने, जी हां, सरदार अख्तर मैंगल साहब का एक खुला खत पाकिस्तानी कौम के नाम आया है, जिसमें उन्होंने सब लिखा है, पूरी मर्ज का हाल लिखा है, पूरी मर्ज की तशखीस करने की कोशिश की है, लेकिन मर्ज की वजह उन्होंने नहीं लिखी। उन्होंने नहीं बताया कि उन्होंने जनरल बाजवा के कहने पर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का वोट क्यों दिया था। उन्होंने ये नहीं बताया कि आज मुल्क जिस हालात में है उसका खून अख्तर मैंगल साहब के हाथों पर भी लगा हुआ है। अख्तर मैंगल साहब ने भी सारा वक्त, हाँ ये बात दुरुस्त है, मैं मानता हूं कि वहां हालात ऐसे हैं कि उन्हें अक्सर इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही मिलकर खेलना पड़ता है, लेकिन वो साइड पे तो हो सकते थे, इनकार तो कर सकते थे। लेकिन वो आज खत लिख रहे हैं, वो बलूचिस्तान के रिसोर्सेज का भी बता रहे हैं, रेकोडेक का भी बता रहे हैं, इसका भी बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, बलूचिस्तान की महरूमियां बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि आप खुद भी उसमें शामिल रहे हैं और आपके साथ साथ चौधरी निजामुद्दीन ने ये सब कुछ करवाया है आपसे, वो नहीं बता रहे। वही फराज शाह वाला ही काम है, लेकिन थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, टोन डिफरेंट है। आप जाहिर एक्सपीरियंस है, फराज शाह साहबा की अभी नई उठान है, उनका नया मजाज है, तो उनका तरीका जो है वो जरा थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगली जो आखिरी चीज आपके सामने रखनी है वो चीज है कि एक तरफ तो मुल्क में ये सब कुछ चल रहा है, आपके सामने हमने रखे जो माहौल है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग की लाहौर में मीटिंग हुई है। हमारे पास अंदर की इंफॉर्मेशन है कि ये मीटिंग चौधरी साहब के कहने पर हुई है, कहने पर नहीं बल्कि डांटने पर हुई है, और जो सेक्टर कमांडर हैं लाहौर के, वो बारीक बीनी से करीब से इस मुलाकात को देखेंगे, मॉनिटर करेंगे, और दोनों को अब यह कहा गया कि हर हफ्ते मिलें, बार बार मिलें, और आपके इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। जब मेज पर बैठे तो नून और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे पर एतराज़ात किए, लेकिन कोई एथिकल या कौम के लिए नहीं, बल्कि एतराज़ात ये थे कि हमें फंड कम मिला है, हमें ओहदा कम मिला, हमारे मेम्बरान का काम नहीं होता। पीपल्स पार्टी ने तो यहां तक कह दिया जिसने 20,000 वोट लिया है उसको अब फंड दिए जाएं। हजूर, ये 20,000 वाला आपने क्यों रख लिया काम? आप कहेंगे बस जिसने भी हमारी तरफ से पेपर फाइल किए थे उनको हर सूरत फंड दिया जाए। तो लड़ाई किसी असूल के ऊपर नहीं है, फंड पर है। फिर दूसरा एतराज ये किया गया कि सदर साहब हाल ही में जब लाहौर आए तो मरियम नवाज ने उनको एयरपोर्ट पर जाके उनका पुरतपाक इस्तकबाल क्यों नहीं किया। अब मरियम साहबा तो खुद रानी है, तो वो क्यों इस्तकबाल करेंगी, और वो भी आसिफ जरदारी साहब का, ठीक है वो सुप्रीम कमांडर हैं, लेकिन जिन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को वहां लॉन्च किया है उन्होंने ही मरियम साहबा को किया है, तो क्यों मरियम साहबा फिर आसिफ अली जरदारी साहब के एहतराम में एयरपोर्ट पर जाएं। तो ये लड़ाइयां हैं कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे, तुम्हें कितने मिलेंगे, और इस बात पर इत्तफाक हुआ है आखिर इस मीटिंग में कि मिलकर लूटेंगे, और इसकी रिपोर्ट चौधरी साहब को भेजेंगे कि जनाब हमारा इत्तफाक हो गया है कि हम कौम के पैसे को मिलकर लूटेंगे, जो फंड्स हैं उसको मिलकर एक दूसरे से हथियाएंगे। मीनवाइल जब ये सब कुछ हो रहा था, मीन नौशकी के अंदर लाशें गिर रही हैं, और उससे पहले जाफर एक्सप्रेस पे गिर रही हैं, केपीके के अंदर आपने देखा कि कल मुफ्ती साहब को शहीद किया गया। हमारे लड़के ने वो कत्ल का लफ्ज लिख दिया थंबनेल पर, आप में से कुछ ने माइंड किया, जाहिर है कुताही हो जाती है जब लिखते हुए। हर मुसलमान हमारे लिए, हर हमारा जो हमवतन है वो शहीद है, वो मौलाना साहब हो या हमारा फौजी जवान हो, हम सभी को शहीद कहते हैं क्योंकि हम सभी का एहतराम करते हैं। तो कल मुफ्ती साहब को शहीद किया, फिर जेल में शहादतें हुई। इस सारे माहौल के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर पहुंचे हैं पोलो मैच देखने।
क्या करने? पोलो मैच देखने, कहीं घोड़े भागने से रुक ना जाएं। तो इसलिए आसिफ जरदारी साहब पूरे लाओ लश्कर के साथ इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे और उन्होंने वहां मर्द और खवातीनों हजरात के झुरमट के अंदर वहां पोलो मैच देखा। और हो सकता है पंजाब के लिए भी कोई नई रानी जो है उसकी भी तलाश हो, उनको भी लॉन्च किया जाए पोलो के मैच में। हो सकता है कोई अच्छा उभरता हुआ चेहरा नजर आए जो सियासत की सूझबूझ सालार काकड़ और सदाम तरीन से बेहतर रखते हों। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।